1% भी संभावना है कि नीतीश कुमार फिर पलट के आप लोग के साथ आएंगे? मतलब बिहार में बीजेपी के आते हैं अब दुर्दिन शुरू हो जाएगा, भारी दुर्दिन। तेजस्वी यादव के हरियाणा के जो दोस्त हैं उन पर सर पार्टी में भी कई तरह के लोग नाराज हैं, कई तरह के आरोप लगते हैं। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी का संजय यादव पर ज्यादा भरोसा पार्टी के और लोगों के लिए दिक्कत हो गई? देखिए, आपके सवाल में एक तरफा सवाल अभी मैं कह रहा हूँ हो रहा है। क्यों? नहीं, सुनते जाए मेरी बात। जी जी। अगर आपको अपनी ही पार्टी के किसी एक फैसले को खुलकर गलत कहना हो तो वो क्या बात हो? आरजेडी की जो हार हुई विधानसभा चुनाव में, इसके लिए आप तेजस्वी यादव को जिम्मेवार मानते हैं? अलग राज्यों में अलग अलग समय पे यूज एंड थ्रो बीजेपी ने किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको बुलाते हैं व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए, तो क्या सुधाकर सिंह जाएंगे? निश्चित तौर पे जाएंगे। बिहार की राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी पार्टी का हिस्सा नहीं बल्कि उसकी आवाज बन गए। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और चर्चित चेहरों में शुमार और अपने बेबाक बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले एक ऐसे नेता जो सवाल उठाने से पीछे नहीं हटते, चाहे मुद्दा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। सत्ता हो या व्यवस्था, जमीन की बात हो या किसानों की, हर विषय पर खुलकर अपनी राय रखने का जो अंदाज है, बक्सर की राजनीति में एक अलग पहचान, एक अलग तेवर। आज हमारे साथ हैं सुधाकर सिंह। आइए शुरू करते हैं एक बेबाक और सीधी बातचीत। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष पॉडकास्ट में। और पहला सवाल है सर, आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? किससे प्रभावित होकर आप राजनीति में आए? राजनीतिक जीवन में प्रभावित होने का कोई बाहरी कारण तो नहीं है जी, क्योंकि हमारे परिवार में आज़ाद भारत के समय से विपक्ष की राजनीति का केंद्र रहा। मेरे पिताजी, मेरे बड़े पिताजी, मेरे दादा और कई परिवार के राजनीतिक पृष्ठभूमि में थे। जब सत्ता प्रतिष्ठानों से लड़ने की बात हुई तो हम लोगों का परिवार 52 से इस काम में लगा हुआ है, विपक्ष की राजनीति में, मुद्दा आधारित राजनीति में। तो ये इसके लिए कोई बाहर कोई प्रभावित करने वाला विषय नहीं कि कोई बाहरी व्यक्ति प्रभावित करे। लेकिन हाँ, वैचारिक तौर पे सबसे ज्यादा करीब हम लोग गांधी, लोहिया और जेपी के करीब मानते हैं हम लोग। और हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके बताए हुए जो रास्ते हैं कुछ चल सकें उस रास्ते पर। कठिन रास्ते हैं लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। और खास तौर से महात्मा गांधी का मेरे जीवन पे बहुत गहरा असर है, जिनको मैंने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, केवल पढ़ा, और मुझे बहुत प्रभावित करता है उनका जीवन। आप सर अपनी बेबाक शैली के लिए माने जाते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, जो आपको सही लगेगा वो कहेंगे। वैसे में अगर आपको अपनी ही पार्टी के किसी एक फैसले को खुलकर गलत कहना हो तो वो क्या बात हो? देखिए, पार्टी के फैसले में जो कमी हो, कमजोरी हो या उसकी खासियत हो, एक लोकतांत्रिक पार्टी में होने के नाते इसको हम लोग अपने आंतरिक बैठकों में खुलकर बोलते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल बाहर बोलने का है तो हम लोग पार्टी के नीतियों के अनुरूप ही ऊपर हम लोग अपनी बात को रखते हैं। हम लोग पब्लिक डोमेन में इस बात को कभी भी चर्चा नहीं लाते। हमारी खुशी और नाखुशी केवल पार्टी के अंदरूनी बैठकों में ही देखी या समझी जा सकती है, जिसको बाहर लाना बहुत मुश्किल है। लेकिन कई आपके बयान है, हम आपको अभी आगे उसको याद दिलाएंगे, जब आपने खुल करके बोला था पार्टी लाइन से हट करके। तेजस्वी और लालू जी के नेतृत्व में सबसे बड़ा अंतर आपको क्या लगता है और बेहतर कौन लगता है? देखिए, उस समय की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो पार्टी लाइन के खिलाफ हमारा कोई बयान नहीं। हम उस पर आएंगे सर, लेकिन अभी जो लालू जी और तेजस्वी में बेहतर कौन है आपको, ये हम जानना चाहते हैं। ये कोई विषय ही नहीं है। पार्टी जब निर्धारित करती है कि नेता जो है वर्तमान का, उसकी आलोचना किस बात की? कुछ तो अंतर तो होगा ना सर। इसलिए मैं कहा कि सभी लोगों की जब राय से जब नेता चुना जाता है तो उसको बोलते हैं एक राय। और फिर एक राय में अलग राय कौन चीज, फिर एक लाख हुआ। तो राजनीति तो एक लाख से चलती नहीं। राय एक है, नेता हमारे संसदीय बोर्ड ने चुना है, नेता हमारे पार्टी के कोर कमेटी ने चुना है, तो वो विषय ही नहीं है। लालू जी और तेजस्वी में आपको अंतर नहीं नजर आता है सर कि लालू जी जो थे वो तेजस्वी हैं? देखिए, अभी विषय किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों की व्याख्या का
अवसर नहीं है सार्वजनिक जी मंच से। जी हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, होना भी चाहिए जी लेकिन इसके लिए आप अच्छा बुरा नहीं कह सकते। कुछ लोगों में कुछ अपनी अलग काम करने की शैली होती है, कुछ लोगों की अलग शैली होती है, एक जैसा कभी हुआ नहीं और न होगा। चलिए, आरजेडी की जो हार हुई विधानसभा चुनाव में, इसके लिए आप तेजस्वी यादव को जिम्मेवार मानते हैं? निश्चित तौर पे नेता का कोई समस्या ही नहीं है, पार्टी सामूहिक रूप से लड़ती है और हम लोग की सामूहिक विफलता है। अगर हम चुनाव हारते हैं तो इसमें सामूहिक विफलता है। पार्टी ने सभी लोगों से राय लेकर टिकट बंटवारा की, सभी लोगों की राय लेकर मुद्दे तय किए, सामूहिक रूप से हम प्रचार अभियान में गए और हम चुनाव हारते हैं, तो ये सामूहिक विफलता है। तेजस्वी यादव के हरियाणा के जो दोस्त हैं उन पर सर पार्टी में भी कई तरह के लोग नाराज हैं, कई तरह के आरोप लगते हैं। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी का संजय यादव पर ज्यादा भरोसा पार्टी के और लोगों के लिए दिक्कत हो गई? हमारी तो बहुत भाजपा के प्रति राय अलग है, हमारे नीतीश कुमार के प्रति भी मेरी राय बहुत अलग है। जी, व्यक्तिगत आपकी राय अलग है? नहीं, सार्वजनिक राय मेरी अलग है, व्यक्तिगत राय के साथ सार्वजनिक राय अलग है जी। तो ये राय राजनीति को प्रभावित नहीं करता। बिहार के जो मुद्दे हैं, कोर इशूज, हमारी गरीबी, हमारी पलायन, हमारी महंगाई, हमारी बेरोजगारी, ये हमारे ऐसे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार, शराबबंदी, ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हमारी राय महत्वपूर्ण रखती है। बाकी किसी व्यक्तियों के प्रति हमारे राय और आग्रह और दुराग्रह यह सार्वजनिक विमर्श का बहुत बड़ा विषय नहीं बन सकता। लेकिन सर, जब तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री की बात होती है, तेजस्वी यादव पर आरोप लगता है कि परिवार को एक नहीं रख सके, पहले तेज प्रताप फिर रोहिणी आचार्य, वैसे में जनता कैसे विश्वास करेगी कि आप बिहार को एक रख पाए जो व्यक्ति परिवार को नहीं रख पाए? बिहार में 20 साल से, देखिए आपके सवाल में एक तरफा सवाल अभी मैं कह रहा हूँ हो रहा है, क्यों? नहीं, सुनते जाइए मेरी बात। जी जी। मिस्टर नीतीश कुमार की पत्नी मर गई, साथ नहीं रही, फिर भी राजनीति चल रहा है बिहार। सवाल ये है कि किसी भी नेता का परिवार और उसके आसपास के सराउंडिंग्स के जरिए बिहार का फैसला नहीं किया जा सकती। अगर यह शर्त है तो फिर नीतीश कुमार 20 साल कैसे रहे जब केवल 3 आदमी का परिवार 3 जगह रहता था, तीनों 3 जगह, बेटा कहीं और, पत्नी कहीं और अपने स्वयं कहीं और, फिर भी बिहार 20 साल चला है। मोदी जी, नरेंद्र मोदी, बताइए, अपनी पत्नी को नहीं रख सकते, फिर भी वो राष्ट्र नेता है, विश्व गुरु भी है। तो ये सवाल जो है इस तरीके से हम हमारे पास आए जैसे कि हमको दूसरे लोग को ब्लेम ना करना पड़े। मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे ब्लेम गेम नहीं आता करने के लिए। हम बचाव में किसी का नहीं कर रहे, लेकिन भारत की राजनीति का सच्चाई यही है। अगर इसको बचाव नहीं कहा जाएगा तो बचाव किसको कहा जाएगा? मैंने इसीलिए कहा कि जो मुद्दे हमारे, जो राष्ट्रीय मुद्दे हो या प्रदेश के मुद्दे हो, आप जो मुद्दों की बात कर लें। मैंने कहा ना कि बेरोजगारी है, हो सकता है किसी के लिए ना हो, भ्रष्टाचार है, हो सकता है किसी के लिए ना हो, अशिक्षा हो सकता है किसी के लिए ना हो, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सवाल है ना, राष्ट्रीय सवाल हमारे। सहमति असहमति अलग विषय है, इसमें कोई नहीं कह सकता कि नहीं ये मुद्दे नहीं है। हमारी विदेश नीति का भी मुद्दा है, हमारी स्वास्थ्य नीतियों का भी मुद्दा है। हमारी राय अगर उसमें सार्वजनिक तौर पे मुझे व्यक्त करना हो तो उसमें हमारे लिए कोई हिचक नहीं। नीतीश कुमार को लेकर के कहा जा रहा है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र मॉडल अपना दिया। देखिए, ये महाराष्ट्र मॉडल नहीं है, उसका राष्ट्रीय मॉडल है। राष्ट्रीय मॉडल? हाँ, आप महाराष्ट्र से पहले आप चले जाएं हरियाणा में, ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी का क्या हश्र हुआ। आप पंजाब में चले जाएं, अकाली दल का क्या हुआ। आप उड़ीसा में चले जाएं, बीजू पटनायक के दल का क्या हुआ। आप चले जाएं कर्नाटक में, देवेगौड़ा साहब की पार्टी का क्या हुआ। अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पे यूज एंड थ्रो बीजेपी ने किया और अपने सहयोगियों का वोट बैंक अपने कब्जे में लिया और नेताओं को थ्रो कर दिया, यूज करके उसके बाद फेंक दिया। निश्चित तौर पे ये बीजेपी का यूएसपी है, आरएसएस का। बिहार में भी वही दोहराया गया। नीतीश कुमार जी के साथ जो हुआ, हमारी राजनीतिक मतभिन्नता के साथ होने के बावजूद भी मेरा 1-2 सवाल है जरूर है कि एक तो उनको समय रहते अपना उत्तराधिकारी का चयन करना चाहिए था, वो उनके अधिकार क्षेत्र में था, किसको बनाते। बार बार उत्तराधिकारी को
निशान उनके पुत्र को लेकर जोड़ते हैं। हमारी राय अलग है थोड़ी, उनकी जिसकी इच्छा थी बनाते। दूसरा ये है कि नीतीश कुमार कुछ भी हो, हमारे राजनीतिक विरोधी भले हो, लेकिन उनका फैसला पटना का फैसला या बिहार का फैसला था। उनके रिटायरमेंट के बाद भाजपा का फैसला दिल्ली से फैसला है, फिर दिल्ली से तय होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, मंत्री कौन होगा, अधिकारी कौन होंगे। तो ये बिहार जो राजनीतिक जो आजादी हासिल किया था वो समाप्त हो रहा है। ये दो मामले में मुझे दुख है इस विषय को लेकर। बिहार के वर्तमान जो राजनीतिक माहौल है, इसको आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, बिहार की राजनीति का पहले ही जवाब दे रहे थे आपके सवाल से पहले, उसी में है कि बिहार का दुर्भाग्य का दिन शुरू हो रहा है कि अब बिहार का फैसला बिहार में नहीं होगा, इसका फैसला अब दिल्ली से होगा। ये सबसे बड़ा दुखद है। और नेतृत्व जो है वो बिहार नहीं तय करेगा कि किस पार्टी का कौन नेता नेतृत्व करेगा, वो दिल्ली तय करेगा। ये इस संदर्भ में बहुत दुखद है बिहार के लिए। 2022 में आप नीतीश सरकार में कृषि मंत्री थे और अपनी ही सरकार के खिलाफ हमलावर हो गए थे। अपनी सरकार, ध्यान दीजिए, जिस सरकार में आप मंत्री थे, अपनी सरकार, ना कि हम अपनी पार्टी के खिलाफ हुए थे हमलावर। हम बार बार ये कह रहे हैं, पार्टी और सरकारें अलग होती हैं। लेकिन आपके उस समय के बयानों से पार्टी असहज महसूस कर रही थी और पार्टी ने आप पर दबाव बनाया था। पार्टी असहज पार्टी नहीं हुई थी, सरकार असहज हुई थी। पार्टी हमारे से कभी भी किसी भी बयान से असहज नहीं हुई, सरकार असहज हुई थी। पार्टी ने दबाव नहीं बनाया था कि ऐसी बात नहीं कीजिए कि नीतीश कुमार को बुरा लगे। निश्चित तौर पर एक बात देखें तो अगर पार्टी असहज होती तो पार्टी के पास इतनी ताकत है कि सुधाकर सिंह को पार्टी से निकाल देती। ऐसा नहीं है। लेकिन सुधाकर सिंह की एक बड़ी पहचान है। हम पार्टी में रहे, देखिए तेज प्रताप भी, आप उदाहरण तेज प्रताप जी का दे रहे थे, तो पार्टी जब असहज हुई किन्हीं कारणों से, उनके व्यक्तिगत कारणों से या सार्वजनिक कारणों से, तो पार्टी उनको निकाल दी। फिर भी पार्टी ने मुझे नहीं निकाला तो आप समझ लें कि पार्टी असहज नहीं थी। हाँ, मुख्यमंत्री जी असहज थे, तो इसीलिए ये इसमें निर्णय मुझे लेना था कि बिहार में सरकार चलानी है या नहीं चलानी है। तो हमने कहा नहीं, सरकार चलाइए, हम इनके साथ काम नहीं करेंगे, मैं इस्तीफा दूंगा। सर कितनी बड़ी बात है कि एक मंत्री स्वयं कहे कि मैं चोरों का सरदार हूं, पूरा डिपार्टमेंट चोर है। देखिए, क्या इस बात से आप असहमत हैं कि सरकार में चोरी नहीं है? हम तो मान रहे हैं। तो अब जो सभी लोग मान रहे हैं, आप भी मान रहे हैं, लोग मानते हैं बिहार का कि बिहार में, और कई मंत्रियों ने कहा, ऐसा नहीं कि मैं अकेला कहा, मेरी बात बड़े स्तर पे गई, अन्य लोगों ने भी कई अवसरों पे कहा कि नहीं भ्रष्टाचार है। मैं उदाहरण देके बता सकता हूँ, और सरकार के मंत्रालय में भी बैठे हुए लोग हैं। देखिए, परिस्थितियां असहज हो ही जाती हैं जब सीमा रेखा पार कर जाता है। जब पब्लिक कहने लगती है कि भ्रष्टाचार है, तब सुनना पड़ता है। ढकी छुपी हुई बातें अगर कहीं निकल गई तो फिर कोई विषय हमारे लिए हो सकता है कि मेरे लिए असहज हो, लेकिन राजनीतिक तंत्र में इस देश में अब ये एक अपरिहार्य सत्य है कि जब तक पब्लिक चोर न कहे तब तक लोग छुप कर चोरी कर रहे हैं। बहुत लोग कर रहे हैं चोरी, लेकिन जब पब्लिक कहती है तो निर्णय लेना ही पड़ता है। कृषि मंत्री रहते हुए, चूंकि जनता के लिए आप जाने जाते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, चाहे सत्ता में रहे या नहीं रहे, कृषि मंत्री रहते हुए आपने जनता के लिए कोई एक काम जो आपको हमेशा याद है? देखिए, 45 दिन एक बड़ा समय नहीं होता है कि कोई ऐसा निर्णय कर दें जिससे कि जनता को काफी कम लंबे समय तक हो। लेकिन एक बात तो था कि उस समय हमने ये जरूर डर पैदा कर दिया था अधिकारियों में कि हमारे डिपार्टमेंट के घूस लेने से लोग डरते थे। दूसरा है कि फर्टिलाइजर का भारी क्राइसिस था, याद करिए 3 साल पहले, 4 साल पहले लोग बिस्को मान के यहाँ लाइन में खड़े रहते थे और बड़ी पुलिस मारपीट करती थी। हमने 45 दिन में सॉर्ट आउट कर दिया था। एक भी आदमी, हो सकता है 3 जिला अभी भी याद है हमको प्रॉब्लम रह गया था, एक सीतामढ़ी जिला और एक रह गया था सुपौल जिला, सुपौल मधेपुरा की, यही 2 या 3 जिला, सुपौल नहीं मधेपुरा। बाकी हम लोग जिला में फर्टिलाइजर उपलब्ध करा दिया था, लोगों को लाइन नहीं लगना पड़ता था। इस तरह से देखें तो 2-3 काम हमने कम समय में हमने करने में कामयाब रहे थे। कुछ दिन अगर और सुधाकर सिंह रह जाते तो आम लोगों को बड़ी फायदा मिलता, ऐसा लोगों का कहना है। ऐसा
मीडिया के भी वर्ग का कहना है, ऐसे पब्लिक का भी वर्ग का कहना है, अधिकारियों का एक वर्ग का भी कहना है। लेकिन वो नीतिगत विवाद था, मैं अभी भी बता रहा हूँ, केवल अकेला विभागीय मसला नहीं था, नीतिगत विवाद था। नीतिगत विवाद था कि 3 कृषि कानून जिस मोदी जी ने लाया था उसकी रचना नीतीश कुमार ने की थी कृषि मंत्री रहते हुए, और हम किसान आंदोलन में शरीक थे, हमारी पार्टी भी शरीक थी। तो जब हम लोग मंत्री बने तो हमारे संगठनों का दबाव था कि आप बिहार में मंडी कानून को लागू कर दीजिए। वो नीतिगत मतभेद था, नीतीश जी उसके लिए तैयार नहीं थे, बाकी चीजों पे वो समझौता के लिए तैयार थे। लेकिन इस मुद्दे पर कह रहे थे कि जिस कानून को मैंने रद्द किया है वो हम आपके चाहने या नहीं चाहने से नहीं करेंगे। यह नीतिगत विवाद था, जिसलिए मुझे एक नैतिकता का आधार था कि जब हम उस काम को नहीं कर सकते जिस आधार पे मोदी जी को माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया हम लोग, वही काम हम सत्ता में रह के न करें, तो यह एक नैतिकता का सवाल। और सुधाकर सिंह नैतिकता से समझौता नहीं करते। स्वाभाविक है, इंसान का जीवन इससे बड़ा नहीं है, पदों से जीवन नहीं है, लोगों की किए हुए कार्य से छोटा काम है पद। काम अच्छा करेंगे ठीक है, नहीं अच्छा कर सकते तो पद महत्वपूर्ण नहीं है। आप ही पूछ देंगे आपसे तो 30 मंत्री है बिहार में, आप 30 का नाम नहीं ले सकते, मैं तो नहीं जानता। आप हमको कह सकते हैं कि आपका जनरल नॉलेज खराब है, मैं स्वीकार करता हूँ। नहीं, याद करना होगा सर, और शायद नहीं बता पाए। तो ये हालत है। क्यों? मंत्री महत्वपूर्ण नहीं है। मंत्री महत्वपूर्ण होता तो लोगों को याद होता, उसे काम महत्वपूर्ण है, काम नहीं करिएगा कौन याद रखेगा। अफसरशाही में जबरदस्त भ्रष्टाचार है, यह बात समझने में आपको कितना वक्त लगा सर? मैं तो पहले से ही बात को जानता था, मैं सुधार कर रहा था। आपको पता था कि खास करके कृषि विभाग में जबरदस्त भ्रष्टाचार है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकता मैं, मुझे तो लगा सरकार में है ही है भ्रष्टाचार, कृषि में भी होगा, लेकिन हमको लगा कि किसानों की विभाग में ज्यादा भ्रष्टाचार का गुंजाइश नहीं होना चाहिए, कोई ये डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन मुझे एक बात समझ में आया कि डेवलपमेंट क्या, भ्रष्टाचार तो थोड़ा 1% बर्दाश्त कर सकते हैं, नीतिगत भ्रष्टाचार नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। और जो नीति बेच रहे थे कृषि विभाग के लोग, पॉलिसी बेच रहे थे, खासतौर से बीज से लेके बाजार तक, वो बहुत भयावह था, बड़े शीर्ष पर ये खेल हो रहा था, जिसको मेरे जैसे व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता जो नीति को समझता हो। लोगों को सड़क समझ में आती है, हॉस्पिटल समझ में आता है, स्कूल कॉलेज समझ में आता है, लेकिन 99.99% को पॉलिसी नहीं समझ में आती, और पॉलिसी ही लास्ट इम्पैक्ट करता है इकोनॉमी पर, सोसाइटी पर, वो मैं समझता हूँ। इसीलिए शायद मुझे ज्यादा वहां परेशानी हुआ। बिहार नेता चला रहे हैं ये अफसर, जो अभी तो अधिकारी चला रहे हैं, अधिकारी चला रहे हैं। वर्तमान राजनीतिक जो हालात है इसमें जेडीयू का भविष्य आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, जेडीयू का भविष्य तो नीतीश जी के साथ ही समाप्त हो जाएगा, ये सबसे मेरे लिए दुखद पहलू है, ये सुखद पहलू नहीं है। और इससे आरएसएस सीधे मैदान में आ जाएगा बिहार में। हमारे लिए सुखद भी है पार्टी के तौर पे कि आरएसएस से सीधे भिड़ंत होगी हमारी। अब आपकी स्थिति मजबूत हो जाएगी निश्चित तौर पे। हमको ये हमारा बीच में जो क्या थे, एक मध्यस्थ थे जो सॉफ्ट सोशलिस्ट पॉलिटिक्स करते थे नीतीश कुमार, उनके हट जाने से ये वैक्यूम होगा और इससे हम लोग को आरजेडी को फायदा। मतलब नीतीश कुमार के सामने आप लोगों की नहीं चलती थी, अब बीजेपी से आमने सामने की टक्कर। चलने और नहीं चलने का थोड़ा सा अंतर समझा जाए। हमको जितना वोट मिलता था वो नहीं चलता हम लोग का, तो उतना वोट नहीं मिलता, वोट तो मिल ही रहे थे। लेकिन कुछ न कुछ हमारे ही समाज के लोग, जो नीतियों पे विश्वास रखने वाले लोग, थोड़ा सा नीतीश कुमार जी के चलते बीजेपी और आरएसएस के साथ खड़ा हो जा रहे थे। आज सुधाकर सिंह बीजेपी पर बरस रहे हैं और अपने हर बयान में ये नजर आता है कि बीजेपी से कितनी खुन्नस है। 2010 में आप बीजेपी से चुनाव लड़े थे, क्या माना जाए कि सुधाकर सिंह की राजनीतिक भूल थी? राजनीतिक भूल इसलिए नहीं थी कि आपको याद करिए कि हम लोग जिन मुद्दों के आधार पर राजनीति करते हैं, पार्टियां गौण विषय है, अभी भी मैं बता रहा हूँ, हमेशा राष्ट्र को संचालित करती है नीतियां, और नीति केंद्रीकृत राजनीति जो देश की राजनीति रही है। तो एक दौर में कांग्रेस उस राजनीति को कर रही थी, सेंट्रलिस्टिक पॉलिटिक्स, केंद्रीकृत राजनीति। कांग्रेस के बाद जब बीजेपी आई तो वहीं से काम बीजेपी कर रही है। तो नीति के आधार पे हमारे जब अंतर नहीं होंगे तो विरोध होंगे। उस समय मैं 10 में था तो बीजेपी विपक्ष में नहीं, विपक्ष के सबसे निचले स्तर पे थी बीजेपी। किसके खिलाफ? केंद्र सरकार के उन नीतियों के खिलाफ हम संघर्ष कर रहे थे, जो नीतियां आज भाजपा उसको आगे बढ़ा रही है।
तो नीतिगत स्तर पे अगर कोई बदलाव न हो तो राजनीतिक दलों का क्या महत्व है। अगर सभी राजनीतिक दल वही काम करेंगे तो फिर देश की जनता कहाँ संतुष्ट की जाएगी। इसीलिए नीतियों में अंतर होना चाहिए। कोई राजनीतिक दल बनता है तो उसकी नीतियां स्पष्ट होनी चाहिए। सत्ता में आएंगे तो इसको करेंगे, लेकिन विपक्ष में अलग उसकी नीति हो और सत्ता में अलग नीति हो, छलावा देकर आ जाए उसके बाद। हाँ, ये इसका मैं भारी विरोधी हूँ। यदि आप जगदानंद सिंह के पुत्र नहीं होते तो क्या राजनीति में इतना सफल होते? हो सकता न सफल होते। अगर आपका सीधी सवाल है तो हो सकता है कि नहीं, आप मान रहे हैं कि पिता के नाम का बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि आपके पिता का जो बिहार की राजनीति में एक कद है, विश्वास के, निष्ठा के प्रतीक है जगदा बाबू। निश्चित तौर पे पिता के कर्म से, सुकर्म से पुत्र को कभी भी फायदा ही होता है। एक और सवाल उठता है, सुधाकर सिंह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। ये सवाल कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन कभी भी गुस्से के बावजूद भी यह व्यक्तिगत लाभ हानि हो सकता है, राज्य और राष्ट्र को हानि नहीं होगा मेरे गुस्से से। ये हम विश्वास दिलाते हैं। मेरे कोई फैसले गुस्से में नहीं होते, सोच समझ के होते हैं। अगर उस फैसले लागू नहीं हो पाते हैं तो गुस्सा जरूर होते हैं, स्वाभाविक भी है, लेकिन ये इससे समाज को हानि हो जाए, राष्ट्र को हानि हो जाए, इस स्तर का मेरा गुस्सा नहीं होता। आपके विधायक, जो आप बक्सर के सांसद हैं, ब्रह्मपुर के विधायक का एक वीडियो 2 दिनों से वायरल हो रहा है, जिस प्रकार से लाओ रे राइफल मारो, इस तरह का ये जो हरकत है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अगर हम शब्दों को निकाल दें तो परिस्थिति शंभू यादव जी ने जिस काम के लिए गया था वो समाज के काम के लिए गए थे, लेकिन एक जनप्रतिनिधि को ऐसी भाषा, मैंने वही कहा कि थोड़ा उनके शब्दों को निकाल दें। शब्दों पे ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन जो परिस्थिति और जिन कार्यों के लेके गए थे शंभू जी, मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ। आज कोई भी व्यक्ति विवाद में नहीं पड़ना चाहता, सामाजिक काम में। व्यक्तिगत काम में तो कोई विवाद में आना चाहता है, लेकिन यह समाज का काम हो, जहाँ सड़क बनाना हो, बिजली लगाना हो, पुल बनाना हो, अगर वहाँ कोई डिस्प्यूट है तो उसको सुलझाना जनप्रतिनिधि सुलझाना नहीं चाहता, वो भागता है, वो अपनी जिम्मेदारियों से। शंभू जी को मैं बहादुर मानता हूं कि उस विपरीत परिस्थिति में भी गए कि सड़क बनना चाहिए जहां हजारों लोग को फायदा था, और चंद लोग 1-2% लोग उसका विरोध कर रहे थे, उनको समझा रहे थे। समझाने के दौरान जरूर बहस हो गया, और उस बहस में उनके शब्दों की आप चाहे तो थोड़ा आप हो बैठे। हाँ, मैंने कहा ना कि उन शब्दों की आलोचना हो सकती है। चलिए, आपने इसको स्वीकार तो किया, परिस्थिति का नहीं, केवल शब्दों का। सर, बीजेपी में जो मुख्यमंत्री बनने की जो होड़ लगी हुई है बीजेपी के नेताओं में, आपने देखा अभी कल की बात है, जिस प्रकार से सम्राट चौधरी का पोस्टर लगा हुआ था बीजेपी कार्यालय के बाहर, और उन्हीं के कार्यालय के लोग उसको फाड़ रहे हैं। क्या लग रहा है, बीजेपी ऐसे तो इल्जाम लगाती कि आरजेडी के नेताओं ने फाड़ दिया? मैंने कहा कि बिहार का दुर्दिन स्टार्ट हो गया। अब बिहार की जो आरएसएस से सीधे हुड़दंगई में अब शामिल हो गई। बिहार में अब कोई विषय ही नहीं रह जाएगा, इसी तरह के रोज दिखे जाएंगे प्रपंच। मतलब बिहार में बीजेपी के आते अब दुर्दिन शुरू हो जाएगा, भारी दुर्दिन। मैं कहा ना, जो सामाजिक सौहार्द था और धार्मिक सौहार्द था, वो खंड खंड विखंड हो जाएगा। 1% भी संभावना है कि नीतीश कुमार फिर पलट के आप लोग के साथ आएंगे? देखिए, विषय उनकी पार्टी आना चाहेगी हमारे साथ, तो कोई रोक छेक नहीं है, स्वागत है। मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं, समझौते हम कर सकते हैं, हमारे वैचारिक आधार के लोग, लेकिन मुख्यमंत्री तो जहां जाते हैं वही मुख्यमंत्री रहते हैं। ये अब नीतीश जी के लिए यह टर्म्स एंड कंडीशन संकट पैदा कर दिया, और इसीलिए नीतीश कुमार जी को ये लगता होगा कि जब मुख्यमंत्री हम नहीं बन सकते हैं तो वो अपना रिटायरमेंट, मैं कह रहा हूँ, रिटायरमेंट लेना बेहतर समझे। मतलब नीतीश आएंगे फिर भी तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे? अगर ये संभावना बनती है तो स्वागत है, ये संभावना पर स्वागत। चलिए, एक आखिरी सवाल है सर, चूंकि सर के पास भी समय नहीं है, फ्लाइट है तुरंत, और इन्होंने जो अपने व्यस्त समय में हमको इसके लिए आपके साथ लेकिन सर एक आखिरी सवाल है, यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको बुलाते हैं व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए, तो क्या सुधाकर सिंह जाएंगे? निश्चित तौर पे जाएंगे। ये मैंने उस समय भी कहा था जब मेरे विवाद चरम पर थे। मैंने कहा था कि वो मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में लोकल गार्जियन थे, और हमको बच्चे जैसा उन्होंने पाला है, पढ़ाया है, लिखाया है। उसके लिए जब भी उनकी जरूरत होगी, कोई जरूरत है नहीं उनको, जिस पद से रिटायर हो रहे हैं उनके पास अभी भी अकूत पावर रहेगा, फिर भी उनको लगता है कि उनको जरूरत है, तो मैं हमेशा सदैव खड़ा रहूंगा उनके लिए।
देखिए, तो राजनीति में चाहे जितना मतभेद हो, लेकिन सुधाकर सिंह ने साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आज भी इनके मन में वही इज्जत है, एक आवाज पर दौड़े चले आएंगे। लेकिन राजनीतिक रूप से यदि पलटी मारते हैं नीतीश कुमार, तो अब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं है। और एक बड़ी बात सुधाकर सिंह ने कही है कि अगर जो समीकरण चल रहा है, बीजेपी आ जा रही है, तो बिहार का दुर्दिन शुरू हो जाएगा। अगले किसी पॉडकास्ट में बिहार की फिर किसी विशेष हस्ती से आपको मुलाकात कराएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।